जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हालांकि नया सेशन जो है हम लोग का स्टार्ट हो चुका है इंटर का, और बहुत सारे विद्यार्थी का जो है एक ही रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर जो है अब वीडियो अपलोड होना चाहिए। खास करके आर्ट पेपर का जो है ज्योग्राफी का आज से क्लास प्रारंभ हो रहा है और पहला चैप्टर से आप सभी को जो है वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आज आपके लिए हम जो लेके आए हैं वो चैप्टर का आपको एक बार मैं नाम बता देता हूँ। मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखिए, मानव भूगोल हमारे पर्यावरण में एक अहम भूमिका निभाता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वन शॉट मतलब एक एक वीडियो में जो है पूरा चैप्टर आपको समाप्त कर दूंगा। ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, 20 से 30 मिनट आप सभी का समय लूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी को पूरा सटीक जानकारी दे सकूं और आप सभी जो है इस चैप्टर में जो है अच्छे से क्या ज्ञान पा सकें, अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना? तो बिना रुके हम लोग समझते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो को, बिना रुके जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है ना? सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, देखिए एक ही बात आप सभी से कहना चाहूंगा। एनसीईआरटी सोशल साइंस वाले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, ठीक है ना, मैं राहुल सर आप सभी का जो है तहे दिल से जो है इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप सभी को अभी से लेके एग्जाम तक जो है ये चैनल साथ देने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए बिना रुके वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखिए किसी चीज को समझने के लिए जो है सबसे पहले आपको एकाग्रता चाहिए। मतलब कि आप जो है एक ध्यान लगा के नहीं बैठिएगा तब आप समझ नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले आप जो है मोबाइल लीजिए और हो सके तो एक बोतल पानी ले लीजिए और आराम से जो है बैठिए, मोबाइल को अच्छे तरीके से देखिए और वीडियो को जो है पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए बिना रुके जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मानव भूगोल। ठीक है ना? मानव भूगोल क्या होता है हम लोग का, जिसमें कि प्रकृति और विषय क्षेत्र। देखिए भूगोल का जो आप सभी जानते हैं, जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिस्ट को कहते हैं। ठीक है ना? इसके जो है देखिए मानव भूगोल को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जिसको एक को कहते हैं भौतिक भूगोल, एक को कहते हैं मानव भूगोल। ठीक है ना? अब देखिए मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों में अंतर क्या है। देखिए मानव भूगोल का मतलब जो होता है ना, वो क्या होता है, मानव से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाकलाप जो मानव द्वारा किया जाता है, क्रियाकलाप। ठीक है ना? जितना भी मानव करता है। अभी के टाइम में इसके बारे में जो है फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है बहुत अच्छे समझाया है। उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा आप सभी को। ठीक है ना? उसके बाद भौतिक भूगोल। देखिए भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल तो आप लोग समझ गए। अब देखिए भौतिक भूगोल मानव भूगोल तो समझ लिया आप लोग। भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल का मतलब हमारे वातावरण में उपस्थित, ठीक है ना, जो वस्तुएं भौतिक अवस्थाओं में, मतलब भौतिक अवस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई जो है वाहन, जितना भी चीज है जो मतलब चलाया जाता है, जो चीज निर्माण किया जाता है, तो वो भौतिक हो गया, उसे हम भौतिक भूगोल में रख सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो हमको पढ़ना है मानव भूगोल। क्या पढ़ना है? मानव भूगोल पढ़ना है। अब देखिए दूसरा जो है एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है इसने इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक है उस पे। ठीक है ना? मेन जो टॉपिक है उस पे चलते हैं। ठीक है ना? मेन जो टॉपिक है उस पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक एक पॉइंट को जो है। ठीक है? चलिए आ गए। अब देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मानव भूगोल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कहता है ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी कितना शब्दों से मिलकर बना है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। कहता है ज्योग्राफी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब देखिए हेरोस्ट्रेटस को भूगोल का जनक कहा जाता है, ये मैंने पहले भी बताया, माना जाता है। ठीक है ना? भूगोल को दो मुख्य रूप में भागों में बांटा गया है। पहला जो है भौतिक भूगोल, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है, एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। देखिए
भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको चर्चा कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाते जाऊंगा, आप सभी का पॉइंट क्लियर होते जाएगा। अब देखिए मानव भूगोल क्या होता था, मतलब कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। इन्होंने अपनी किताब क्या एंथ्रोपोजियोग्राफी में जो के अंदर जो है मानव भूगोल का वर्णन किया है। क्या किया? वर्णन किया है, ठीक है ना। इसे जनक माना जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रेडरिक, ये फ्रेडरिक रेडजेल साहब है, ठीक है ना, आप सभी को दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए अब समझते हैं आगे। अब देखिए कहता है मानव भूगोल के द्वारा जो है रेडजेल ने जो है क्या बताया, मतलब रेडजेल का क्या कहना था मानव भूगोल के बारे में जो है रेडजेल ने अपने परिभाषा में क्या कहा। तो रेडजेल ने अपने परिभाषा में कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है ना। देखिए संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। उसके बाद देखिए मतलब मानव भूगोल मतलब मानव और मानव समाज और पृथ्वी के बीच, दोनों के बीच जो है ना एक संश्लेषित है, दोनों एक दूसरे के मतलब क्या है? पारदर्शी है, समझ गए ना, क्या है? पारदर्शी है। उसके बाद देखिए आगे देखिए उसके बाद एलन स्पेल सर क्या कहते हैं? एलन स्पेल के अनुसार क्या है मानव भूगोल का परिभाषा? तो मानव भूगोल की स्थिति पृथ्वी और क्रियाशील मानव, कहता है पृथ्वी और क्रियाशील मानव दोनों एक दूसरों के बीच में क्या परिवर्तन संबंध है, मतलब परिवर्तनशील संबंध है। दोनों आपस में क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। दोनों के बीच संबंध है मगर परिवर्तनशील है, गति करते रहता है, मतलब बदलते रहता है आपस में। समझ गए ना, क्या होते रहता है? बदलते रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए कहता है कि मानव भूगोल की विचारधारा। अब देखिए मानव भूगोल की क्या विचारधारा है? तो मानव भूगोल जो है सभी वैज्ञानिक के नजरिए से क्या है? अलग अलग बताया गया है। सभी मानव मतलब जो वैज्ञानिक है, रेडजेल साहब है, फ्रेडरिक रेडजेल है, उसके बाद जो है एलन स्पेल है, उसके बाद जो है प्लास है, ये सभी जो है ना अपना अपना अलग अलग राय प्रकट किए। किसके बारे में? मानव भूगोल के बारे में। इसके बारे में मानव भूगोल के बारे में अपना अपना विचार अलग अलग प्रकट किए हैं, ठीक है ना। जिसमें कि हम लोग तीन विचारधारा के बारे में जानेंगे। एक है नियतिवाद जिसको निश्चयवाद कहते हैं, एक है संभववाद और एक है नव निश्चयवाद, ठीक है ना। एक है नियतिवाद जिसको निश्चयवादी बोलते हैं, एक है संभववाद और एक है नव निश्चयवाद। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नियतिवाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाद भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं निश्चयवाद। कहता है आदिम काल के समय में, मतलब आदिम काल के समय में मानव जब पृथ्वी की पूजा करता था और पृथ्वी से डरता था, मतलब मानव जो है ना पृथ्वी से डरता था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है समय के हिसाब से अपने हिसाब से मानव को चलाती थी, ठीक है ना। अपने हिसाब से मानव क्या करती थी? चलाती थी। इसी कारण से उस समय जो मानव था उसको सोच समझ का शक्ति नहीं था, वो मतलब पृथ्वी पर ही निर्भर रहता था। फल खाया तोड़ के, जो जंगल में मिला वो खा लिया और दिन गुजार लिया, पूरा खत्म। आदि मान काल मतलब आदि मानव काल के समय में, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं निश्चयवाद या नियतिवाद। जैसे कि विशेषता में औद्योगिक स्तर निम्न था, मानव विकास का जो है ना के बराबर था, मतलब मानव विकास ना के बराबर था। अब देखिए औद्योगिक स्तर क्या था? निम्न था। मानव विकास का स्तर बिल्कुल ही नीचे था। मानव जो है प्रकृति का सुनता था और उसी की पूजा करता था, उससे डरता भी था। उसके बाद मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं करता था। इसी विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज्यादा शक्तिशाली थी और मानव को अपने अनुसार चलाती थी। क्या करती थी? चलाती थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, समझ गए? आशा करते हैं समझ गए आप लोग। अब देखिए मानव जो है अपने हिसाब से चलाती थी और मानव जो पृथ्वी जो है अपने हिसाब से मानव को चलाती थी, और मानव जो है ना पृथ्वी से डर के रहता था। कब? निश्चयवाद के समय में, नियतिवाद के समय में, ठीक है। तीन विचारधारा के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। किसके? नियतिवाद के समय में, समझ गए? निश्चयवाद के समय में। अब दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है? दूसरा पॉइंट है, उदाहरण के लिए बता रहा है कि मानव जो है तभी सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहता था। सिंचाई के लिए किस पर निर्भर रहता था? बारिश पर। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंचाई के लिए किस पर मानव रहता था? बारिश पर निर्भर रहता था। किस पर निर्भर रहता था? बारिश पर निर्भर रहता था। जिस कारण से अगर बारिश नहीं होती थी तो मानव जो है पृथ्वी की पूजा करता था, तब जाके बारिश होता था, समझ गए ना। इसी कारण से तभी मानव जो था किस पर निर्भर था? पृथ्वी पर निर्भर था, ठीक है ना।
उसके बाद अब देखिए मानव का प्रकृतिकरण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है मानव का प्रकृतिकरण मतलब निश्चयवाद की स्थिति में ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा और मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज्यादा था। इसकी समर्थन में रेडजेल और हेम्बोल्ट थे। इसी के समर्थन में कौन सब है, रेडजेल और हेम्बोल्ट है। मतलब कहता है मानव का प्रकृतिकरण, और आगे पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है ना। अब देखिए मानव जो था ना, जब पृथ्वी उसको अपने हिसाब से ढालती थी तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, मानव का प्रकृतिकरण बोलते थे, ठीक है ना। समझ गए, निश्चयवाद समझ गए। आगे चलते हैं, और इसी के समर्थक कौन सब थे, रेडजेल और हेम्बोल्ट थे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे पॉइंट क्या हम लोग का, आगे जो पॉइंट है, आगे कह रहा है संभववाद। देखिए संभववाद में समर्थक जो थे वो कौन थे, विडाल डी ला प्लासा थे। कौन थे, विडाल डी ला प्लासा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो थे इस विचारधारा के समर्थक थे, और इन्हें ने कहा कि मतलब कि मानव जो है पृथ्वी को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। वो पृथ्वी को समझ गया, उसको विकास, उसकी बुद्धि में विकास आया, उसके बाद पृथ्वी को वो प्रभावित करना शुरू कर दिया। मानव जो है पृथ्वी के नियमों को समझने के बाद उसे प्रभावित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और अपने अनुसार प्रकृति में ढालना शुरू कर दिया। मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर अब जीने लगा। मनुष्य पृथ्वी से जो है क्या होकर, स्वतंत्र होकर क्या होने लगा, जीने लगा। क्या होने लगा, जीने लगा। उसके बाद देखिए अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा। अपने अनुसार पृथ्वी को क्या करने लगा, बदलने लगा। पृथ्वी पर उस उपस्थित संसाधन का प्रयोग करना सीख गया। अब पृथ्वी पर जो उपस्थित संसाधन था उसका उपयोग करना भी वो सीख गया। उदाहरण के लिए गर्मी के समय में उन्होंने कूलर बना लिया, और सर्दी के समय मतलब ठंडी के समय में उन्होंने स्वेटर बना लिया। तो मतलब पृथ्वी को अपने हिसाब से ढालने लगा, इसलिए इसको संभववाद विचारधारा में रखा गया। इस विचारधारा में रखा गया, संभववाद विचारधारा में रखा गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, दूसरा पॉइंट है नव निश्चयवाद। क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रकृति का मानवीकरण। अभी बताए थे ना, एक बताए थे मानव का प्रकृतिकरण, अब है प्रकृति का मानवीकरण। मतलब अपने हिसाब से पृथ्वी को नियम, पृथ्वी के नियम को समझकर मनुष्य जो है उसको अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य पृथ्वी को प्रभावित करने लगा, उसको अपने हिसाब से चलाने लगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। यह विचारधारा इस चीज को समर्थन करती है। उसके बाद देखिए नव निश्चयवाद। यह जो है ना, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है। निश्चयवाद और संभववाद क्या है, बीच का रास्ता है। और इसे हम लोग रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार जो है मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता था, और ना ही प्रकृति में पूरी तरह से क्या मनुष्य को प्रभावित कर सकती थी। अब देखो, ना ही इसमें कहने का मतलब क्या है ना ही मनुष्य जो है पृथ्वी को पूरी तरीके से बदल सकता था, और ना ही जो है पृथ्वी जो है मनुष्य को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती थी, ठीक है ना। इसका बस करना एक ही चीज है। उसके बाद मानव केवल प्रकृति के नियम को समझ पृथ्वी को अपने अनुसार बना सकता था। यह विचारधारा तो निश्चयवाद की तरह पूर्ण रूप से प्रकृति के मनुष्य को ऊपर दिखा। जैसे कि अभी एसी का बात करें, रूम का टेम्परेचर हम लोग क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, मतलब नीचे कर देते हैं। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर तापमान है उसको हम लोग घटा के 20 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, 17 कर देते हैं, 14 कर देते हैं, 13 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। क्यों, तो मानव जो है प्रकृति के मतलब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया। इसी को प्रभावित करना कहते हैं, ठीक है ना। क्या प्रभावित करना कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या हम लोग का पॉइंट है, आगे है मानव का भूगोलवाद। क्या है, मानव का भूगोलवाद। देखिए अब कहता है मानव का भूगोल का क्षेत्र कौन सा है। पहला है नगरीय भूगोल, दूसरा है जनसंख्या भूगोल। पहला है नगरीय भूगोल, दूसरा जनसंख्या भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल, चौथा है आवास भूगोल, और पांचवा है सामाजिक भूगोल, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र बताइए, ठीक है ना। तो 5 है, हालांकि 7 है, मगर आपको 5 ही लिखना है, ठीक है ना। नगरीय भूगोल का मतलब हो गया पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी नगर हैं उसमें संबंधित जो भी नल हो या रास्ता हो या घर का जो किसी चीज जो भी पानी निकास हो, जो भी बना हो, वो नगरीय में आ जाता है। उसके बाद जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के बारे में हम लोग जो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या घनत्व में जो बढ़ोतरी होता है, जो कमी होता है जन्म दर मृत्यु दर में, ठीक है ना, या प्रवास या उत्प्रवास, उसको सबको आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल का मतलब हो गया जो हम लोग खेती करते हैं
कृषि में, जैसे कि प्रथम द्वितीय तृतीय क्रिया, ये सभी जो है आर्थिक क्रिया में आ जाती है। ठीक है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे अर्थव्यवस्था में। उसके बाद आवास भूगोल का मतलब हो गया वातावरण से, वातावरण के इस पर्यावरण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवास का निर्माण किए हैं। किस चीज का, आवास का, और उसके हिसाब से हम लोग क्या है, घर बना के उसमें सुरक्षित रहते हैं। ठीक है ना। चौथा है सामाजिक भूगोल। हमारे इस परिवेश में एक गांव हो गया, गांव एक गांव जो है प्रखंड के अंतर्गत आता है, प्रखंड अनुमंडल के अंतर्गत आता है, अनुमंडल जो है जिला के अंतर्गत आता है, जिला राज्य के अंतर्गत आता है, और राज्य एक देश के अंतर्गत आता है, और तब जाके एक समाज का हमारा विकास होता है, और हम सभी एक समाज में, परिवेश में घुल मिलकर रहते हैं। ठीक है ना। इसी को हम लोग सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये सारा पॉइंट जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, मेरा एक ही मतलब आप सभी को कहना है कि किसी चीज को पढ़िए तो दिल से पढ़िए, ना तो पढ़े मस्ती। सब तो जो करना है आप कीजिए। ठीक है, वो आपके मन पे डिपेंड करता है, मगर किसी चीज को पढ़िए तो एकदम दिल दिमाग और जान तीनों लगा दीजिए इसको पढ़ने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। ठीक है ना, तभी जाके आप टॉपर बन सकते हैं बिहार बोर्ड में। और मैं भी चाहूंगा कि आप टॉपर बनिए, और मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो बराबर जो है अच्छे मेहनत करके अच्छा नंबर लाते हैं, और मैं आशा भी करता हूं कि आप सभी अच्छा नंबर जरूर लाइएगा। अभी तक एनसीईआरटी सोशल साइंस वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को फटाक से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद साथियों।